बच्चों, हैप्पी दिवाली। तो आप आशा करता हूँ आप दिवाली अपनी अच्छी मना रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का वर्क एंड एनर्जी। तो बच्चों, वर्क एंड एनर्जी में हम लोगों ने अभी नया चीज़ स्टार्ट करा है, जिसमें हम लोग विथ बोर्ड जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं और विथ कंप्यूटर हम दोनों से हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। तो वर्क एंड एनर्जी में सबसे पहले हमने एक मैप बनाया है। वर्क इज इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला क्या था, एफ एस। तो हम इसको वर्क को एफ एस लिख सकते हैं। वर्क इज इक्वल टू एफ एस। वैसे एफ एस नहीं होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है। तो बेसिक पहले हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस मैप में हम समझेंगे, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ओके। तो वर्क का जो फॉर्मूला हुआ एफ इंटू एस, और एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। यूनिट क्या हो गई, जूल हो गई। जूल यूनिट क्या हो गई बच्चों, जूल हो गई। यूनिट हो गई जूल। ओके, एक मिनट। हाँ, तो यूनिट क्या हो गई, जूल हो गई। उसके बाद फॉर्मूला फॉर वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस, एफ एस, एक मिनट, एफ एस कॉस थीटा, एक मिनट। एफ एस कॉस थीटा। ओके। उसके बाद वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। फिर हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। फिर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन सी होती हैं, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। फिर हम पावर के बारे में पढ़ेंगे। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ओके। तो उसमें क्या होता है, अच्छा, टाइप ऑफ एनर्जी में लास्ट आया था हमारा मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिलके क्या बनाती हैं, मैकेनिकल एनर्जी बनाती है। पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिलके क्या बनाती है, मैकेनिकल एनर्जी। फिर पावर में हम पढ़ेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग पावर, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, और 1 वाट इज 1 जूल पर सेकेंड, और कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड किलोवाट आर, और 1 किलोवाट आर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। तो ये सब चीज़ें बेसिक मैंने बताया कि ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क एंड एनर्जी। साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क। साइंटिफिक कंसेप्ट में क्या होता है कि कोई भी किसी भी चीज़ का वर्क जब होता है तब दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जब भी हम बोलेंगे कि वर्क हो रहा है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो दो कंडीशन कौन सी होती हैं, एक फोर्स अप्लाई होनी चाहिए, फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए। एक फोर्स लगनी चाहिए, दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं करती है तो वर्क डन नहीं होगा। ओके। वी डिफाइन वर्क इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें अगर बात की जाए तो एफ इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो मैं बोलूँ कि फोर्स अगर मेरी लग रही है इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो थीटा क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर फोर्स में इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा, 30
डिग्री। ठीक है, तो जहाँ हाँ, तो इसका मेजर कहाँ करेंगे, एफ एस कॉस थीटा, यानी लेकिन जो वर्क होगा वो इसी डायरेक्शन में मेजर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉस थीटा लगा देंगे। यानी मैंने फोर्स दे रखी है कुछ भी, मेरे पास कुछ भी फोर्स है 30 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों का एंगल है, तो एंगल मेजर करने के बाद कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे और हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा वैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ क्या होता है। ये एंगल्स होते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, तो इसमें हमें जो वैल्यू लर्न करनी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, हमें ये 4 वैल्यू लर्न रखनी है, 5 वैल्यू। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ओके, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, देन साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। और कॉस थीटा यहाँ से अब उल्टा लेके आएंगे, कॉस थीटा 1 और कॉस 30 इजिकल टू कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, 1/√2, देन 1/2 और 0। तो ये सारी वैल्यू आपको लर्न रखनी है साइन थीटा और कॉस थीटा की, ताकि हम लोग क्वेश्चन कर सकें, है ना। तो ये प्री फाउंडेशन जो आपका 9th का है, जो हम लोग आगे तैयारी करते हैं और उसके लिए फाउंडेशन के लिए जेई के लिए, तो उसमें ये सब एंगल बहुत ज़रूरी है लर्न रखने के लिए। ठीक है, तो ये आप लर्न रखेंगे, उसके बाद हम वैल्यू आगे हम जैसे न्यूमेरिकल करेंगे तो इसमें सॉल्व करना सिखाएंगे। तो मेन है वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट वी हैव वर्क। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर फोर्स, वर्क क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इफ एफ इज इक्वल टू 1 न्यूटन एंड एस इज इक्वल टू 1 मीटर, देन वर्क डन बाय द फोर्स विल बी 1 न्यूटन। तो वर्क की डेफिनेशन आ गई, ओके। और यूनिट क्या हो गई वर्क की, जूल। यूनिट क्या हो गई, जूल, है ना। तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। ओके, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन और 1 मीटर। ठीक है, तो हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट when a force of 1 न्यूटन displaces by 1 मीटर along the line of action of force। कोई ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हमने फोर्स लगाई 1 न्यूटन, कितनी न्यूटन फोर्स लगाई, 1 न्यूटन, और उस ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेस हुआ, उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पहले पोजीशन यहाँ पर थी, अब पोजीशन यहाँ पर आ गई 1 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद। 1 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद पोजीशन यहाँ से यहाँ आ गई, यानी 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, 1 न्यूटन फोर्स लगाई, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 1 जूल। तो यहाँ से डेफिनेशन आई कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन when a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter, then a work done is said to be 1 joule। तो बच्चों जो भी ये डेफिनेशन है आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें वैल्यू सीधा निकाल के आप उसमें फॉर्मूले में से आप उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा वर्क डन जो होता है, मुझे लग रहा है आपको दिख रहा है ना। वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और ज़ीरो भी होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। वर्क डन कैन पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और ज़ीरो। तो वर्क डन मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कैसे होगा, केस 1 पढ़ते हैं। केस 1 में क्या है कि फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सपोज फोर्स जो है और डिस्प्लेसमेंट है दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है और फोर्स भी इधर लग रही है, फोर्स भी इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो W इज एफ एस, और एफ एस क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस 0 हो जाएगा, तो एफ एस पॉजिटिव, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, दूसरे केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू एफ एस और एफ एस पॉजिटिव। ओके, क्योंकि दोनों वर्क जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है। नेक्स्ट है फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट।
सपोज फोर्स इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है। तो W क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस 180, ये मैंने नहीं पढ़ा आपको, कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो वर्क डन क्या हो जाएगा -F इंटू एस। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तब वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, क्योंकि एंगल क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, ये कब लगता है, जब फ्रिक्शन फोर्स, जब फ्रिक्शन फोर्स होती है, जब बॉडी मूव करती है, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन। तब सपोज मैंने फोर्स इधर लगाई, फोर्स मैंने किसी बॉडी को मूव करा, और इसमें फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगी, इधर लगी, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इधर हो रहा है, ठीक है। मैंने उसको फोर्स इधर लगाई है, और फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर, फ्रिक्शन फोर्स इधर, है ना। तो एंगल क्या हो गया, दोनों के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा है, फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इस केस में भी क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ओके, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। केस फोर्स, इफ फोर्स इज कॉजिंग नो डिस्प्लेसमेंट, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है और बहुत बड़ा, सपोज एक लड़का है रवि, है ना, तो वो खड़ा है यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने उसको बोला रवि को, रवि जाओ और तुम स्टोन को उसको धक्का मारो, ओके, पुश करो, उसको पुश करो। अब स्टोन है करीब 500 kg का स्टोन है, ठीक है। अब रवि ने पुश किया इसको, पर पूरा दम लगा दिया, पूरा पुश कर दिया, ओके। अब हुआ क्या कि जैसे ही रवि ने पुश किया इसको, तो वो पुश करता गया, पूरा पूरा उसने दम लगा दिया, लेकिन उसका पूरा पसीना, मतलब पूरा स्वेटिंग हो गई, और लेकिन वो जो स्टोन है वो पुश ही नहीं हुआ। तो इससे क्या हुआ भाई, फिर रवि मेरे पास आया कि सर मैं तो थक गया और मैंने पूरा पुश किया, लेकिन स्टोन तो हिला ही नहीं। मैं बोलूँगा तुमने तो कुछ काम ही नहीं करा, क्योंकि स्टोन तो हिला ही नहीं तुमसे। लेकिन रवि ने बोला कि मैंने सर काम किया है, तो मैं बोलूँगा वर्क डन क्या है तुम्हारा, वर्क डन, मैं इसको ऐसा करूँगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब तुमने फोर्स लगाई 100 न्यूटन की, डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तुमने कोई वर्क किया ही नहीं है, क्योंकि भाई फिजिक्स तो यही बोलती है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो तुम्हारा वर्क डन, तुम कितनी फोर्स लगाते हो तो तुम्हारा वर्क डन जीरो होगा। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी हिला देता ना इसको, स्टोन को, अगर सपोज थोड़ा सा भी हिला देता, सपोज 0.1 भी कर देता, तो भी उसका वर्क डन काफ़ी बहुत ज़्यादा एकदम से आ जाता, क्योंकि थोड़ा सा हिलाना भी बहुत बड़ी बात है इतने बड़े स्टोन, ठीक है। नेक्स्ट इज एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज द एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेट टू बी पॉजेस एनर्जी। किसी ऑब्जेक्ट में उसकी कैपेसिटी कितनी है काम करने की, वो क्या कहलाएगी, एनर्जी कहलाएगी। द ऑब्जेक्ट विच डज वर्क लूजेज एनर्जी एंड ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। जो ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है वो तो एनर्जी लूज़ करता जाएगा, और जिसके ऊपर वर्क हो रहा है वो एनर्जी गेन करता जाएगा, ठीक है। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज देयरफॉर सेम एज दैट ऑफ वर्क। तो जो एनर्जी की यूनिट होगी वही, जो वर्क की यूनिट होगी वही एनर्जी की यूनिट होगी, दैट इज जूल। समटाइम्स एनर्जी की कौन सी यूनिट करते हैं, समटाइम्स लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इज किलो जूल इज यूज्ड। किलो जूल, व्हाट इज किलो जूल, कभी कभी हम लोग
वैसे तो एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, लेकिन कभी कभी हम लोग किलो जूल यूज़ करते हैं। किलो जूल कितना होता है? 1 किलो जूल इजिकल टू 1000 जूल। ठीक है, किलो का प्रीफिक्स पता ही है, किलो क्या होता है? किलो इजिकल टू 10⁻³ होता है ना? तो प्रीफिक्स में हमने किलो लगा दिया, तो वो क्या आ गया? 1 किलो जूल इजिकल टू 1000 जूल। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारे तरह की एनर्जी होती हैं। जैसे मैंने बोला कि मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। तो इतनी सारी एनर्जीज होती हैं। हाँ, तो इतनी सारी तरीके की एनर्जी होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद काइनेटिक एनर्जी, जो मेन एनर्जी है, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है? मैकेनिकल एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल और काइनेटिक मिलके क्या बनाती हैं? मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं। ओके, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ है, मैं रुका हुआ हूँ, मेरे अंदर कितनी है काइनेटिक एनर्जी? 0। मैं चल रहा हूँ, मैं धीरे धीरे चलने लगा, मैं ऐसे चलने लगा और मैं धीरे धीरे चलने लगा, तो मेरे अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई। मेरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी वैल्यू कितनी होगी? दैट इज हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी वैल्यू कितनी होगी? हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू मास, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो अच्छा, उसकी किसी बॉडी की अब काइनेटिक एनर्जी किस किस पर डिपेंड करेगी? मास पर और वेलोसिटी के स्क्वायर पर। यानी किसी बॉडी का मास बढ़ता जाएगा तो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? एग्जाम्पल क्या है? अ मूविंग बुलेट, अ ब्लोइंग विंड। हमारे पास काइनेट इसकी क्या क्या एग्जाम्पल है? एक मिनट। हाँ, क्या क्या एग्जाम्पल है? मूविंग बुलेट, मूविंग बुलेट एंड ब्लोइंग विंड। एक मिनट। है ना? और रोटेटिंग व्हील, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी पॉजेस बाय ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड मूविंग विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू हाफ mv²। ये मैंने पहले बता दिया, हाफ mv² के बराबर होता है। फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है कि उसकी जो वेलोसिटी है उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सपोज किसी बॉडी की वेलोसिटी 0 है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में ऐसा नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? इसकी पोजीशन की वजह से होती है या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। जैसे मैंने बोला कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे रखा हुआ है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, लगभग 0। मैं उसको यहाँ उठा के मैं यहाँ पे ले गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। लेकिन वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, वो उस पर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो रुका हुआ है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड से हाइट h पर आ गया है। तो पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगी? हाइट पर। किसी भी ऑब्जेक्ट पे हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगा।
उसके बाद मैं बोलूँ, मैं जैसे कोई रबर बैंड है उसको मैं स्ट्रेच कर दूँ, रबर बैंड को जैसे ही मैं स्ट्रेच करूँगा तब क्या हो जाएगा कि उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। रबर बैंड को मैंने स्ट्रेच किया, छोटा सा रबर बैंड था, मैंने उसको स्ट्रेच किया तो वापस वो आएगा। तो जैसे मैंने उसको स्ट्रेच किया तो मेरी एनर्जी उस रबर बैंड के अंदर स्टोर हो गई, और जैसे मैं छोड़ूंगा तो वापस वो आ जाएगा, तो उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो एक तो क्या हुआ कि जो उसकी पोजीशन है अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, और दूसरा उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, अगर मैं किसी बॉडी की शेप चेंज कर दूँ तो उसको अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, दैट इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी दे रखा है, व्हेन वी स्ट्रेच अ रबर बैंड द एनर्जी ट्रांसफर टू द बैंड इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो ग्राउंड पे है, तो ग्राउंड पर तो है उसकी पोटेंशियल, अच्छा ग्राउंड पर है तो क्या हो जाएगा, पहले वो ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है, अब उसको हाइट h तक पहुंचाया, उस ऑब्जेक्ट को कहाँ ले गए, हाइट h तक, है ना। अब फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू दिस, अब उसको करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक फोर्स चाहिए, क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए उसको ऊपर पहुंचाने के लिए। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, जितना उसका वेट होगा ऑब्जेक्ट का, जितना वेट होगा उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा ना ऊपर ले जाने के लिए। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg। द ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ऑन इट। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जैसे ही मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी गेन कितनी करेगा, ऑब्जेक्ट गेन एनर्जी इक्वल टू दैट इज वर्क डन। जितना उसके ऊपर वर्क डन करेंगे उतनी ही एनर्जी वो गेन करेगा। तो वर्क डन ऑब्जेक्ट कितना है, डब्ल्यू है, सपोज वर्क डन क्या है, डब्ल्यू है, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अभी बताया था मैंने, भाई एक ही डायरेक्शन में है तो वो cos थीटा जीरो हो गया, तो वर्क डन जीरो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितनी लग रही है बच्चों, mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है h, तो वर्क डन कितना हो गया, mg h। तो ये mgh किसके बराबर है, ये वर्क डन, ये mgh किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, ठीक है। तो वर्क डन क्या है, mgh, और एनर्जी इक्वल टू mgh इज गेन बाय द ऑब्जेक्ट। तो हमने जितनी एनर्जी इसको दी, हमने जितना वर्क डन किया उतनी एनर्जी इस मास ने गेन करी। हमने जितना वर्क डन करा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, हमने वर्क डन किया, इस मास ने उतनी एनर्जी गेन करी। हमने वर्क डन किया, इसने एनर्जी गेन करी, तो इसने कितनी एनर्जी गेन करी, इसने जो एनर्जी गेन करी उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और इसने कितनी एनर्जी गेन करी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी गेन करी, mgh। तो यहाँ पे आते ही इसकी एनर्जी कितनी आ गई, mgh। तो इस ऑब्जेक्ट में एनर्जी आ गई mgh, मैंने वर्क डन किया mgh और इसने एनर्जी गेन करी mgh। तो समझ में आया पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आई, mgh, मास इंटू g, एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी, पता ही है आपको, m इजिकल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g इजिकल टू एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी, एन h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ ली। इट इज यूजफुल टू नोट दैट द वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट्स ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब वर्क डन किस पर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। मैं ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को मैं उठा के यहाँ तक ले गया हूँ, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा। मैं इसको कहीं से भी ले जाऊँ, घुमा के ले जाऊँ, यहाँ से ले जाऊँ, यहाँ से ले जाऊँ, कहीं पे डिपेंड नहीं करेगा। उसको पाथ से मतलब नहीं है, उसको इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन की हाइट में क्या डिफरेंस है, उस पर ही डिपेंड करेगा कि उस ऑब्जेक्ट ने पोटेंशियल एनर्जी कितनी गेन करी, है ना। सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ग्राउंड से इतना ऊपर है, मैं इसको उठा के यहाँ तक ले गया, है ना, तो उठा के यहाँ तक ले गया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का गेन डिफरेंस कितना होगा, जितना हाइट का डिफरेंस है, जितने हाइट का डिफरेंस है उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ पे सपोज उसकी 50 जूल थी, यहाँ पे 70 जूल हो गई,
ठीक है, तो ये हाइट के बराबर, यहाँ पे उसकी 0 जूल थी ग्राउंड पे, है ना। तो जितना हाइट बढ़ती जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही बढ़ जाएगी। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है वो जो ड्रॉप करते हैं, ऊपर से ड्रॉप करते हैं 5 मीटर से, तो उसको थ्रो करते हैं तो उसका इम्पैक्ट होगा ग्राउंड के ऊपर वो कम होगा। लेकिन अगर मैं बहुत ऊपर से किसी स्टोन को ड्रॉप कर रहा हूँ, सपोज 50 मीटर ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूँ, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा होगा। कोई ऑब्जेक्ट आसमान से नीचे गिरे तो उसका जो ग्राउंड पे इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कोई ऑब्जेक्ट है जो थोड़ी ऊंचाई से 1 मीटर 2 मीटर ऊपर से गिरे। ओके, तो जितना ऑब्जेक्ट ज़मीन से ग्राउंड से ऊपर होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों उतनी ही ज़्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जितना ऊपर जाएंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ऑफकोर्स उतनी ही बढ़ेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ हम न्यूमेरिकल आगे करेंगे, अभी हम पूरा चैप्टर गो थ्रू कर रहे हैं, फिर हम धीरे धीरे करके सारा न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, क्रिएट भी नहीं हो सकती है। सिर्फ जो है सिर्फ एनर्जी क्या होती है, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होती है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, it can only be transformed from one form to another. Okay, the law of conservation of energy is valid too in all situations. Law of conservation of energy is valid in all situations and all kind of ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी हीट में चेंज होती है, पोटेंशियल एनर्जी हीट में चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी लाइट में चेंज होती है। मतलब बहुत सारे तरह के ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन हमेशा क्या होगा, जो एनर्जी होगी वो ट्रांसफॉर्म होगी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी एनर्जी को। वी फाइंड दैट ड्यूरिंग अ फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, जब फ्री फॉल क्या होता है बच्चों, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है कहीं ऊपर हाइट से, किसी ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर से फॉल कराया, फेंका नहीं है, याद रखना, थ्रो नहीं किया, फॉल कराया, तो ऑब्जेक्ट को मैंने ये छोड़ा है, धीरे से मैंने इसको छोड़ दिया ऑब्जेक्ट। ओके, तो फ्री फॉल में क्या होता है बच्चों, ड्यूरिंग द फ्री फॉल the decrease in potential energy at any point its path appears to be equal to amount in decrease in kinetic energy. तो जब जब ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे था, सपोज एक ग्राउंड है, तो वो एक पर्टिकुलर हाइट पर है ऑब्जेक्ट, एक एच हाइट पर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी। अब क्या हुआ, मैंने जैसे ही इसको ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद क्या हुआ बच्चों कि धीरे धीरे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, हाइट पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी 0। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, एम जी एच 1। जितनी इसकी हाइट है उतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा, हाइट लगभग 0 हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी लगभग अप्रॉक्सीमेटली 0, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड पे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जितनी वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ऑब्जेक्ट का मास तो वही रहेगा लेकिन वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। लेकिन जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कंजर्व रहेगी। यहाँ तक आते आते पोटेंशियल एनर्जी लगभग 0 और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, बॉडी ग्राउंड से टकरा जाएगी, ग्राउंड से टकराने के बाद पोटेंशियल एनर्जी भी 0 और काइनेटिक एनर्जी भी 0, और जितनी भी एनर्जी है वो कहाँ चली जाएगी, ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये होती है बच्चों मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और वो क्या होती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब उसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू, दोनों का एडिशन की वैल्यू फिक्स रहती है। ओके, नेक्स्ट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर मेजर्स, चलो इसमें पढ़ेंगे, पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ पावर। अच्छा, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर मेजर द स्पीड ऑफ वर्क डन, कितनी स्पीड से कोई काम हो रहा है वो हो किस पे डिपेंड करेगा, वो उसको क्या बोलेंगे, पावर। दैट इज हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज डन। भाई अगर वर्क जल्दी हो रहा है तो उसमें उसमें पावर ज़्यादा है,
और वर्क स्लो हो रहा है तो उसमें पावर कम है. तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. तो रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. If an agent does a work W in time t, then power is given by power is equal to W upon t. तो कोई एजेंट अगर काम कर रहा है, कोई एजेंट अगर काम कर रहा है W, वर्क कर रहा है W, काम मतलब वर्क W कर रहा है और टाइम t में, तो पावर क्या हो जाएगी, वर्क अपॉन टाइम. दैट इज पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. ठीक है. द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. इसकी पावर की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, वॉट. तो 1 watt इज द पावर ऑफ एन एजेंट व्हेन डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड. तो पावर क्या हो गई बच्चों, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. तो जब वर्क डन हो जाएगा 1 जूल और टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड, तो पावर क्या हो जाएगी 1 वॉट. 1 जूल 1 सेकेंड 1 वॉट. तो आ गया. तो हम ऐसे बोल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो टेल दैट पावर इज 1 वॉट and a rate of consumption of energy is 1 joule per second. We can say that the power is 1 watt when the rate of consumption of energy is 1 joule per second. तो 1 watt क्या हो गया, 1 joule per second. We express larger rates of energy. तो अगर मैं बात करूँ बड़े एनर्जी की बात करूँ तो किलोवाट आ जाएगा. किलोवाट कितना हो जाता है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट और 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड. ओके. चलिए अब MCQ चालू करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट यूनिट ऑफ एनर्जी. तो मैंने बताया आपको एनर्जी यूनिट क्या होती है बच्चों, एनर्जी की यूनिट होती है जूल. क्या होती है, जूल. नेक्स्ट इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्क. तो W इज इक्वल टू, हमारे पास चार फॉर्मूले हैं. फोर्स इंटू वेलोसिटी, W इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और वर्क इज इक्वल टू मास इंटू हाइट इंटू ग्रेविटी. थर्ड वाला वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा. तो थर्ड द आंसर इज सी. नेक्स्ट इज when work is said to be done when there's displacement in any direction, when there's force acting on an object, when there's change in velocity, when there's no displacement. तो क्या हो जाएगा, when there's displacement in any direction. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी मैंने बताया था क्या क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी यस, पोटेंशियल एनर्जी यस, थर्मल एनर्जी नो एंड इलास्टिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नो. तो क्या बोला, नॉट अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज थर्मल एनर्जी. ओके. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ओके. जब मैंने बताया था कि इसको स्ट्रेच करते हैं तो वो भी एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी है, वो भी एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्म है. तो थर्मल एनर्जी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस टू अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल. तो सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी में क्या फ़र्क आएगा जब उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसको मैं काइनेटिक एनर्जी 1 बोलूँ, काइनेटिक एनर्जी 2 कितनी हो जाएगी, हाफ m. हमने किसको डबल किया, वेलोसिटी को डबल किया है, वेलोसिटी को डबल किया है तो यहाँ पे लिख लूँ 2v का होल स्क्वायर. ओके. तो यहाँ पे क्या आ गया, हाफ m इंटू 4v². 4 कॉमन बाहर ले लूँ तो 4 इंटू हाफ mv². तो कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी 1. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 4 टाइम्स. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 4 टाइम्स. काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 4 टाइम्स. तो क्वाड्रप्स बोल सकता हूँ, काइनेटिक कितनी हो गई, क्वाड्रप्स. ओके. क्वाड मतलब 4 गुना हो जाएगी, है ना, क्वाड. which law states that energy can neither be created nor destroyed but can only be transformed from one form to another. Law of inertia, law of conservation of energy, Newton's third law of motion, law of gravitation. The correct answer is law of conservation of energy.
नेक्स्ट इज व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर, जैसे मैंने बताया था एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वॉट, WATT वॉट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी और नेचुरल गैस। तो रिन्यूएबल कौन सी है, कोल नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, सोलर एनर्जी यस, और नेचुरल गैस भी एक बार हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो बिलियन ईयर लगते हैं उसको वापस बनने में, ठीक है। तो कोल जो है नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, नेचुरल गैस नहीं है, ओनली द फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज सोलर एनर्जी, क्योंकि वो लगातार हमें मिलती रहती है। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में कौन सी एनर्जी हमें मिलती है, थर्मल एनर्जी नो, केमिकल एनर्जी नो, न्यूक्लियर एनर्जी नो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में कौन सी एनर्जी एसोसिएट होती है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, मतलब कितनी होती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी मैंने बताया था इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इन इंडिया। कमर्शियल यूनिट मैंने बताना भूल गया, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इन इंडिया इज किलोवाट आवर। अभी बता देता हूँ मैं, किलोवाट आवर, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इन इंडिया इज किलोवाट आवर। ओके, तो 1 किलोवाट आवर जो होता है वो एनर्जी कंज्यूम बाय 1000 watt appliance इन 1 hour। यानी अगर मैं कोई सा भी अप्लायंस चलाऊँ, कोई सा भी नहीं सॉरी, मैं कोई अप्लायंस चलाऊँ जिसकी रेटिंग कितनी है 1000 वाट। अगर मैं 1000 वाट का अप्लायंस, सपोज 1000 वाट का अप्लायंस कौन सा होता है, गीज़र होती है, गीज़र होता है या फिर इलेक्ट्रिक आयरन होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन में बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक आयरन अगर मैं चलाता हूँ 1 घंटे के लिए तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 1 किलोवाट आवर। इसको 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी बोलते हैं। हमारे घर जो बिजली की यूनिट आती है इसको यूनिट भी बोलते हैं। यानी अगर मैं 1000 वाट की आयरन को 1 घंटा 1 आवर यूज़ करूँगा तो एनर्जी कंजम्पशन होगा 1 किलोवाट आवर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल कौन सी है, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, बाकी सारी क्या है, रिन्यूएबल है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, बता दिया मैंने। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर पे कौन सी एनर्जी डिपेंड करती है, कोई एनर्जी, कोई बॉडी अगर हॉट है तो उसके अंदर कुछ एनर्जी होगी, तो वो कौन सी एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी। ओके, मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल। ऑफ कोर्स थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, उस बॉडी के टेम्परेचर पर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो बॉडी उसके अंदर उसकी उतनी ही एनर्जी होगी। जैसे सन है, सन बहुत ज़्यादा गर्म है, हॉट है, तो उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा थर्मल एनर्जी स्टोर्ड है। ओके, व्हेन वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, व्हेन अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, वर्क डन। जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जब परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम डायरेक्शन। ओके, तो जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तब क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट तब तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट में नेगेटिव, सेकंड में जीरो, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में अगेन जीरो। ओके, असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन बच्चों क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम लोगों को एक स्टेटमेंट दिया होता है, एक असर्शन दिया होता है, उसको स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट को असर्शन बोलते हैं और उसका एक रीज़न दिया होता है। जैसे मैंने कोई भी चीज़ बोलता हूँ, है ना, तो एक चीज़ मैंने बोला, एक मैंने सेंटेंस बोला और दूसरे सेंटेंस ने उसको सपोर्ट किया, तो जो मैं पहले बोला उसको बोलेंगे असर्शन, ठीक है। मैंने कोई सही बात बोली, असर्शन,
फिर उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया मैंने वो उसका रीज़न हुआ। ओके, तो असर्शन एक सेंटेंस हुआ, रीज़न उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ, है ना। अब क्या हुआ कि अब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन सही था और जो रीजन था उसने उसको ढंग से असर्शन को एक्सप्लेन किया। तो आप कौन सा टिक करोगे? ए। ठीक है। दूसरा क्या है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। भाई असर्शन भी सही है और रीज़न अपने हिसाब से, मतलब उसने बोला कोई चीज़ बोली वो सही है, लेकिन जो रीज़न है वो उसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है ना। क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे, देखिए कैसे करते हैं। असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। असर्शन ट्रू है, मैंने कोई चीज़ बोली वो बिल्कुल सही बोली, लेकिन रीज़न गलत बोला, उसका रीज़न गलत दिया मैंने। लास्ट इज असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। भाई मैंने कोई चीज़ गलत बोली, लेकिन जो रीज़न है वो सही है, मतलब वो उसका कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ है, वो ईच एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कुछ भी बोल दिया उसने। और मैंने लेकिन जो बोला, मैंने बोला कि भाई जो एप्पल है वो ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर गिरता है, वो जाता है। तो मैंने बोला कि एप्पल ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाता है। और रीज़न क्या बोला कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ईच एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो रीज़न तो सही हुआ लेकिन असर्शन गलत हुआ। एप्पल ऊपर से नीचे नहीं आएगा, सॉरी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे करते हैं। असर्शन है व्हेन वर्क इज डन व्हेन देयर इज work is done when there is displacement is perpendicular to the direction of force। तो वर्क इज डन व्हेन देयर इज डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। असर्शन ही गलत हो गया। ठीक है, असर्शन ही गलत हो गया क्योंकि वर्क डन होगा ही नहीं। वर्क इज डन व्हेन देयर इज डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इसमें वर्क डन तो जीरो हो जाएगा। और रीजन क्या बोला? व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज जीरो। तो रीजन तो सही है लेकिन असर्शन गलत है। तो असर्शन गलत है और रीजन सही है, तो आंसर क्या हो गया? डी। ओके, नेक्स्ट है असर्शन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन मास। यस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन मास, उस पर डिपेंड करती है। रीजन क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई मास पर डिपेंड करती है और वेलोसिटी वो तो अलग चीज़ है, लेकिन रीजन सही नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट वाला तो उसका सही है, असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन सही नहीं हुआ। भाई काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये होता है, ये रीजन है। ये रीजन कहाँ हुआ? मास पे डिपेंड कर रही है और ये वेलोसिटी पे, मतलब इसका दोनों असर्शन और रीजन सही है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है। तो उसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज एज इट्स फॉल फ्रीली टूवर्ड्स द ग्राउंड। जो पोटेंशियल एनर्जी है जो ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। रीजन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स मास एंड हाइट अबव द रेफरेंस लेवल। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड जो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करती है? हाइट अबव द रेफरेंस लेवल। जितनी हाइट है उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन एनी प्रोसेस। बिल्कुल सही है, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म से अनदर में। ठीक है, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, हाँ रीजन फॉल्स है। रीजन क्यों फॉल्स है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन एनी प्रोसेस। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, उससे क्या मतलब है? टोटल एनर्जी कांस्टेंट है लेकिन एनर्जी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। क्या? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, फिफ्थ वाला, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और ट्रांसफर। पावर इज मेजर्ड इन जूल। पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा? असर्शन तो सही है, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर। रीजन पावर इज मेजर्ड इन जूल्स। पावर मेजर जूल में नहीं, पावर वॉट में मेजर करते हैं। तो फिफ्थ क्या क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अब शॉर्ट आंसर आते हैं। लिस्ट टू कंडीशन विच नीड टू बी सेटिस्फाइड टू वर्क इज टू बी डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो वर्क डन इज इक्वल टू
force must act on an object and displacement must done in the direction of force. ओके, तो ये टू कंडीशन मैंने बताई थी, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दो चीज़ें बताई थी मैंने। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? एक होता है फोर्स और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मस्ट एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, sorry, force must act and displacement must be done in the direction of displacement. Explain the following terms of example: positive work, negative work and zero work. Positive work मैंने बताया था क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव वर्क, और दूसरा क्या है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव का हो जाएगा फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव वर्क। और जीरो वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों 90 डिग्री पर है तो वर्क डन क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया ज़ीरो। ओके, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट इज अ कूली इज वॉकिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म with a load of 27 kg on its head. With a load of 27 kg on its head, what is the amount of work done by him? Amount of work done तो जीरो हो जाएगा, क्यों क्यों हो जाएगा जीरो? बिकॉज W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90। वही फोर्स उसने अपना सामान सर पे रखा और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई कोई कूली कुछ काम ही नहीं करता है फिर भी उसको पैसे भी दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। पर साइंस में मतलब फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग उसका वर्क डन जीरो है, लेकिन वो काम कर रहा है, ऐसा नहीं वो काम नहीं कर रहा है, वो बहुत मेहनत कर रहा है, वो काम कर रहा है। लेकिन भाई वर्क डन के इसमें केस में हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट केस में उसका वर्क डन जीरो ही रहेगा। ओके, an arrow is shot from its bow, it has kinetic energy, from where does it gets its kinetic energy? तो जैसे ही मैंने बो को मैंने उसको खींचा खींचा तो क्या हुआ, मैं इसको स्ट्रेच करूँगा। ठीक है, मैंने एक स्ट्रेच किया, उसको स्ट्रेच करके यहाँ पे ले आया और उसके अंदर एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठी हो गई। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठी होने के बाद जैसे ही इसको मैंने इसको छोड़ा, मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ये तीर आगे जाएगा, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, ई पी किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो जैसे ही बो एंड एरो में क्या होता है कि पहले क्या होता है एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में, और बाद में वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाती है। तो द स्ट्रेच बो possesses potential energy on account of change in its shape. When the arrow is released, the potential energy of the bow gets converted into kinetic energy of the arrow. Okay, what is the amount of work done by a man in pressing a rigid wall with a force of 400 न्यूटन? तो एक आदमी है, उसने एक रिजिड वॉल को प्रेस किया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ज़ीरो, एस ज़ीरो होगा तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो दैट इज ज़ीरो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि वॉल तो हिलेगी नहीं, वॉल नहीं हिलेगी तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। व्हाट इज द काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट? तो कुछ किसी बॉडी को सर्टेन हाइट पे ड्रॉप करेंगे तो उसमें कौन सी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे कोई बॉडी ड्रॉप होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज करती है और किस में चेंज होती जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। और जैसे ही वो ग्राउंड के पास पहुंचने वाली होती है, पहुंचने से पहले तो सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, और ग्राउंड को टच करने के बाद वो एनर्जी जीरो हो जाती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाती है, और हमें मतलब बहुत बड़ा गड्ढा मिल जाता है ग्राउंड में। ओके, ग्राउंड में क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ गिरेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई कम होती गई कम होती गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और ग्राउंड में बाद में सारी एनर्जी ग्राउंड में चली गई। ओके, व्हाट इज पावर, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन 1 किलोवाट एंड what do you how do you differentiate kilowatt from kilowatt hour? तो किलोवाट तो किसकी यूनिट है, किलोवाट तो पावर की यूनिट है, और किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। ठीक है,
एक मिनट फॉर द अमाउंट। ठीक है, तो किलोवाट किसकी यूनिट है? किलोवाट तो किसकी यूनिट है? किलोवाट तो पावर की यूनिट है। और किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स शेप। बता ही सकते हो भाई। पोजीशन तो आप जैसे वाटर टैंक रखा हुआ है, पानी कहीं ऊपर पानी रखा हुआ है ना? तो वाटर टैंक रखा हुआ है तो उसके अंदर जो पानी होगा उसके अंदर कौन सी एनर्जी की? पोटेंशियल एनर्जी। ड्यू टू इट्स शेप, मैंने एक स्ट्रिंग को मैंने स्ट्रेच किया तो उसकी शेप की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी और दैट इज़ नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। है ना? देखिए एग्जांपल भी दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू शेप इन अ टॉय कार, द वाउंड स्प्रिंग पॉजेसेस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो उसके अंदर स्प्रिंग होती है, जैसे हम उसको स्ट्रेच पीछे लेते हैं तो जो एनर्जी हमारी वो किस में स्टोर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। है ना? और फिर जैसे हम रिलीज करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, और वो कार आगे बढ़ती है। फर्स्ट वाला पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजिशन, वाटर स्टोर इन अ डैम एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका हमारा हो गया वर्क एंड एनर्जी। कुछ क्वेश्चंस हमने करे और कुछ क्वेश्चंस हम और करेंगे आगे। ये हमारा रिवीजन था, तो आप पढ़ते रहिए और हमारा जील क्लासेस हैं उसके लेक्चर्स भी देखते रहिए आगे। और चलिए, बेस्ट ऑफ लक और दिवाली मनाइए बिल्कुल सेफ तरीके से, पटाखों से बहुत ही केयरफुली दिवाली मनाइए ताकि सब लोग हैप्पी रहें और अच्छे से दिवाली मनाएं। ओके, थैंक यू।